हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। तो ये जो रिवीजन एक्सप्रेस आपकी चल रही है, आज इसका 21वां एपिसोड है और अब तक हम लोग जो 20 एपिसोड किए हैं आप उनको एक बार जरूर देखें, तभी आप आगे बढ़ें, जिससे आपको और अभी अच्छे से समझ में आए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये जितने भी 3000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जो 2018 में आरआरबी द्वारा पूछा गया था, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले आपके जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एलपी का, टेक्नीशियन का या एनटीपीसी जेई जो भी एग्जाम है जिसमें साइंस आपसे पूछा जाएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देखना, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर रिपीट होंगे। मैं एकदम रिपीट होंगे ऐसा कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि पैटर्न यही होगा, बल्कि आप देखोगे एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं काफी सारे, क्योंकि ऐसा हुआ है अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द हुए हैं। राइट, तो आप इनको जरूर लगाएं। अब यहाँ पर हम लोग अपने 21वें एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलिए सीधे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लो तो वहां पर आपका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो अब तक हम लोग 675 क्वेश्चन कर लिए थे, 676वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना था। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिनमें बाइनरी फिजन होता है, यानी बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस होते हैं या फिर द्विधारी विखंडन से ये पुनः उत्पन्न होते हैं। तो जो अमीबा होता है, अमीबा एक तो ये आपका यूनिसेलुलर होता है ना, ये आपका यूनिसेलुलर होता है, साथ ही साथ इनमें बाइनरी फिजन होता है। ये कैसे होता है कि पहले जो एक अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में डिवाइड होता है, फिर ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो भागों में फिर डिवाइड होना शुरू होता है, और साइटोप्लाज्म के बाद आप देखोगे फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये दो डॉटर सेल बनाता है। इस तरीके से एक अमीबा दो अमीबा में बढ़ जाता है। इसमें एक ही जनन अंग है जिससे ये दूसरा अमीबा बना। ऐसा नहीं है कि एक मेल था और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था तब जाकर के ये एक दूसरा अमीबा बना है। एक ही जनन अंग है, इसलिए इसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं, यानी ये अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, अलैंगिक जनन करता है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। बाकी प्लेनेरिया ये रीजनरेशन के लिए फेमस है। ठीक है, यानी ये आपका क्या करता है, पुनर्जनन के लिए ये फेमस है। प्लेनेरिया अगर कहीं कट पिट जाता है तो जो कटा हुआ पार्ट होता है वो एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। ऐसे प्लाज्मोडियम आपको पता होगा, ये तो आपका प्रोटोजोआ पैरासाइट है जिसके कारण मलेरिया होता है, यानी वो भी किसके ये काटने से होता है, एनाफिलीज मच्छर के। यही होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस पैरासाइट को ट्रांसफर कर देता है और मलेरिया का कारण बनता है। राइट, तो यहाँ पर अमीबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बाइनरी फिजन होता है, जिनमें द्विधारी विखंडन होता है। आगे है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ ह्यूमन नेफ्रॉन, विच पार्ट इज द कलेक्शन डक्ट, या फिर कलेक्टिंग डक्ट कह लीजिए या हिंदी में संग्रहण वाहिनी कह लीजिए। तो आपको एग्जाम में ये फिगर दिया गया था और पूछा गया था इस ए बी सी और डी रीजन में कौन सा ऐसा रीजन है जो कलेक्टिंग डक्ट है। तो सबसे पहले ये जो नेफ्रॉन होता है आपको पता है ये किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, ये आपका किडनी है और इसमें एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया, यानी इसी तरीके का कई सारा नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, तो ये फंक्शनल यूनिट हो गया। ये पहली बात आप ध्यान में रखो। उसके बाद ये जो आपका बी रीजन है ये आपका है वोमन्स कैप्सूल, ये भी ध्यान में रखना क्योंकि पूछा जाता है कई बार वोमन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो ये किडनी में, वो भी नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, और ये जो डी वाला आप रीजन देख रहे हो ये आपका लूप ऑफ हेनली है, ये मिरर इमेज है यहाँ पर जो मैंने लगाया है, ये आप जो देख रहे हो ये लूप ऑफ हेनली है। ठीक है, हेनली का लूप, ये भी आप ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। और ये जो सी वाला रीजन है, ये सी वाला जो रीजन है कुछ यहाँ पर है जो कि आपका डीसीटी है, जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं। और एक रीजन अगर आप यहाँ पर और दिखा दो कोई एक्स रीजन, तो ये जो रीजन है ना ये आपका है पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये भी पूछा जाता है। और मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको दिखाया था ये पूछा गया था, तो इनको भी आप ध्यान में रखना। अब हमसे जो पूछा गया है वो है कलेक्टिंग डक्ट, यानी ये कलेक्टिंग डक्ट ये ए वाला रीजन है जो कि एक आपको पतला पाइप सा दिख रहा है या फिर डंडी सा दिख रहा है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। यहीं पर आकर के जितना भी आपका वेस्टेज होता है, क्योंकि जो नेफ्रॉन है जो किडनी है ये क्या काम करता है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो ये जो रेड कलर से आपका ब्लड आ रहा है ये इस रिंच वाले जैसा जो शेप है ना, ये रिंच जैसा शेप जिसको वोमन्स कैप्सूल कह रहे हो, यहाँ पर आकर के फिल्टर होता है और इससे जितने भी वेस्टेज हैं वो इस नली के थ्रू होते हुए आगे चले जाते हैं। हालांकि इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वाटर या फिर मिनरल्स रह जाते हैं जो इस पीसीटी डीसीटी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, या फिर ये फिर कलेक्टिंग डक्ट में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इस कलेक्टिंग डक्ट में ये पूरे तरीके से यूरिन के फॉर्म में बन गए होते हैं, यानी ये पूरा कंसंट्रेटेड आपका पेशाब बन चुका होता है, जो कि आगे ये जुड़ा होता है आपका यूरेथ्रा से, जिसको आप मूत्र मार्ग कहते हो। ठीक है, ये यूरेथ्रा से जुड़ा होता है जिसको आप मूत्र मार्ग कहते हो, वहां से आपका जो पेशाब है वो बाहर निकल जाता है।
तो कौन सा रीजन कहलाया आपका कलेक्टिंग डक्ट? ये जो आप देख रहे हो डंडी जैसा, ये। आगे है द सिक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंटर्स इनटू द, यानी पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किस में प्रवेश करता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी को हिंदी में पुरस्थ या फिर पौरुष ग्रंथि कहते हैं। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये पुरुषों की बात हो रहा है, मेल की बात हो रही है, जिसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये ठीक जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो मूत्राशय होता है, उसके नीचे पाया जाता है और आपके लिंग के ठीक ऊपर पाया जाता है। तो ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसका काम है मेल के अंदर जो स्पर्म है, स्पर्म, इसका जो मेन काम है स्पर्म को प्रोटेक्शन करना या फिर इसको पोषण प्रदान करना। ये जो स्पर्म है ये आपके सीमेंस का ही, जो सीमेन आपका होता है, जो वीर्य आपका होता है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो स्पर्म है और सीमेन, राइट। अब इसी को सुरक्षा प्रदान करना या फिर इसी में तरलता प्रदान करना, इसको ये तरल बनाता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन है ये इसी को तरल बनाता है और इसको एंटर कराता है इस मूत्र मार्ग में, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन है किसमें एंटर करता है? यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग में तरल रूप में ये बाहर निकल करके एग के साथ जाकर के जब मिलता है तब जाकर के एक नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। यानी ये जो आपका शुक्राणु है जब अंडाणु के साथ मिलेगा तब जाकर के एक नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, इसको पोषण कौन प्रदान करता है? तो ये आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, राइट। आगे है कि डैश कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन, यानी मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया आपके ग्रुप डी में, और ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है। ये एक ही नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा गया है। किसी में आपसे पूछ दिया था कि बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, इसमें पूछ दिया है बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है। तो एक ही दिन में अब 3-3 शिफ्ट एग्जाम आपके हो रहे थे, 3 शिफ्ट में। अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम अलग अलग क्वेश्चन पूछ देगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा जा रहा था। इस वजह से कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि ये तो रिपीट हो रहा है, बट वो रिपीट नहीं हो रहा है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो फिलहाल में बोन से मसल्स को पूछा है कौन कनेक्ट करता है। तो ये आपका देखिए बोन है, ये बोन है, तो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला तो लिगामेंट होता है, जो कि पहले क्वेश्चन आ चुका है। और इस मसल को, ये जो मसल है स्केलेटन मसल है, इसको इस बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है? तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम टेंडन बोलते हैं, ठीक है, टेंडन, यानी कंडरा हिंदी में कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे है व्हाट टाइप ऑफ सेल्स इज द स्किन मेड ऑफ, यानी त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? तो ये बनी होती है अधिचर्म कोशिका यानी एपिडर्मल सेल से। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, एपिडर्मल सेल, हिंदी में अधिचर्म कोशिका। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो त्वचा है इसकी 3 परतें होती हैं। ये जो ऊपर की परत होती है, ये 3 परत में देखिए डिवाइड है, जो ऊपर की परत होती है इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एपिडर्मिस है। ऊपर वाली जो परत है उसको एपिडर्मिस, और जो ये नीचे वाली परत है इसको हम क्या कहते हैं? ये आपका हाइपोडर्मिस। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है हाइपोडर्मिस। और ये जो बीच वाली सतह है इसको केवल डर्मिस कहा जाता है, ठीक है, डर्मिस। तो ये आपका 3 परत हो गया। और अगर आपसे पूछे कि किस कोशिका से बनी होती है तो यही आपका एपिडर्मल सेल या अधिचर्म कोशिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप, यानी इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है? अब ये जो फलीदार फसल होता है वो कौन से फसल होते हैं? ऐसे फसल जो एक तो खूब प्रोटीन से भरपूर होते हैं, उनके जड़ों में जो ऐसे पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया ये मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की स्थिरता या फिर नाइट्रोजन को बांधे रखती हैं, जिससे जो मिट्टी है पेन सही से नहीं चल रहा है, जो मिट्टी है वो उर्वरक बना रहता है, राइट। तो ऐसे कौन से आपके पौधे हो गए या फसल हो गए जो प्रोटीन से युक्त होते हैं? तो जितने भी दाल हो गई ना, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो दाल होती हैं, जो पल्सेस होती हैं वो। और अगर आपसे कोई पर्टिकुलर पूछ दे तो जितनी भी दालें हैं उनका आप नाम एग्जाम्पल के रूप में ध्यान में रख सकते हैं, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, इवन अरहर हो गया आपका, और चना, जितने भी आप दाल बना सकते हो, चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन देखिए छूट रहा है, सोयाबीन हो गया, है ना। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं दालें, ये सारे के सारे लेगुमिनस क्रॉप या फलीदार फसल होते हैं। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेस्कुलर सिस्टम। तो अब ये क्वेश्चन देखिए आपका पहले भी आ चुका है। अब वही बात है कि एक दिन में जो 3 शिफ्ट होते हैं आपके एग्जाम के, उसमें ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन एकदम अलग अलग हो जाएंगे, एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा बहुत अलग कर दिया जाता है। तो कुछ यहाँ पर जो ऑप्शन है वो तो सेम है, जैसे लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज 115 to 120 डेज, ये सही था पहले भी और अभी भी। और वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, यानी ये जो आपका सिस्टम होता है वेस्कुलर सिस्टम, ये पूरे बॉडी वेट का 7 to 8% होता है, ये भी सही बात है। बाकी देयर इज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट पर्सन, ये भी सही बात है।
लेकिन यहाँ पर जो बोला है कि ब्लड इज व्हाइट और रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, ये आपका भी सही है। यानी कि इसका जो पूछने का आशय है कि रक्त जो है वो आपका एक तो रेड ब्लड सेल आरबीसी और एक व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पसल आप कहते हो, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप प्लेटलेट्स को भी रखो तब जाकर के ये सही होगा कि ये इतने सारे से मिला करके ये आपका वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बस बोर्ड ने गलत दिया था और यही हमारा सही हो गया था। ठीक है, सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपके सारे सही ऑप्शन थे। आगे है कि व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स सबको पता है, टमाटर। ठीक है, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो लिख रखे हैं ना, इनको ध्यान देना, एग्जाम में अक्सर करके यही पूछा जाता है। जैसे आपका दही है, दही में लैक्टिक एसिड हो गया है ना, लैक्टिक एसिड। और आंट स्टिंग, चींटियों का डंक हो या फिर बिच्छू का डंक हो या फिर डंक मारने वाली जो मधुमक्खियां हैं, इनमें आपका पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। इसी को हम लोग मेथेनोइक एसिड कहते हैं, HCOOH। मेथेनोइक एसिड भी लिखा होगा तो आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है, मेथ हो जाएगा ये। और जो इमली होता है, इमली में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, टार्टरिक एसिड। तो ये भी ध्यान देना, जितने ऐसे मतलब इमली हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, इसमें टार्टरिक। बाकी जितने खट्टे और भी हो गए आपके फल, जैसे नींबू, संतरा, इन सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है या सिट्रिक एसिड कहते हो आप। और सिरके में एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और मैलिक एसिड भी पूछा जाता है, जो कि सेव में, केवल आप सेव याद रखो, सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है। राइट, फार्मिक एसिड हमने देख ही लिया, लैक्टिक एसिड देख लिया, बाकी एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, ये भी सब वही आंवला, खट्टे फल या कीवी, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आगे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज MgCl2 सॉल्युबल। MgCl2 यहाँ पर आपका बनाएगा Mg2+ और Cl-। तो ये उसी में सॉल्युबल होगा जो पोलर होंगे। तो जो पेट्रोल आपका होता है और केरोसिन, ये एक ही तरह के हैं और ये नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर होने की वजह से ये तो एकदम आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सॉल्युबल नहीं होगा MgCl2 के साथ। एसीटोन भले ही पोलर है बट ये भी सॉल्युबल नहीं होता है MgCl2 के साथ, लेकिन जो वाटर है ये सॉल्युबल होता है इस MgCl2 के साथ। इनमें जो Mg2+ है या Cl- यही इस पानी के कठोरता का कारण बनते हैं। राइट, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पानी में आपका ये जो MgCl2 है सॉल्युबल है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो इससे आसान सवाल और क्या ही हो जाएगा। तो 13 टोटल यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया, 2, 8, 10, 3, 13, और एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, सोडियम 11 और आर्गन 18। इजी सवाल। आगे है विच इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये भी आसान बात है कि आपका ये लेफ्ट साइड हो गया पीरियोडिक टेबल का और ये राइट साइड हो गया, और आप ऐसे लिखते हो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके। तो जितने भी आपके लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होते हैं अधिकांशतः वो क्या होते हैं, मेटल। अधिकांशतः क्या, सारे के सारे ही मेटल होते हैं। ये आपका पहला और दूसरा जो एस ब्लॉक का होता है, इसमें पहला ग्रुप एल्कली मेटल, दूसरा एल्कली अर्थ मेटल। फिर ये जो डी ब्लॉक का होता है ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, है ना, ट्रांजिशन मेटल्स। और फिर जो ये आपका एस ब्लॉक का आता है उसमें आपके नॉन मेटल्स ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मेटल्स नहीं होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, है कि नहीं, मेटल्स भी होते हैं, साथ ही साथ मेटेलॉइड्स भी होते हैं, मेटेलॉइड्स। राइट, तो उपधातु, धातु और अधातु सारे के सारे ही इस एस ब्लॉक में आ जाते हैं। बाकी जो नीचे आपका एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक, इसमें सारे के सारे आपके मेटल्स ही होते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में कौन सा एकमात्र नॉन मेटल है, ये आपका हाइड्रोजन, जिसका कोई जगह फिक्स नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है देयर आर डैश मेटलाइट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कितने मेटलाइट्स होते हैं, उपधातु होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो मैंने आपको याद कराया था, बोल दो ना जरा सिमरन से, ये हो गया बोल दो ना, ये जरा हो गया सिमरन से, ऐश्वर्या सब कुछ तेरा, पूजा। 3 तो लड़कियों के ही नाम हो गए, तो आपको तो याद हो ही जाना चाहिए। ये आपका हो गया बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम। ये आपका एक जिगजैग लाइन बनाता है ऐसे, और ये पूछता भी है कि कौन सा पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं जो जिगजैग लाइन बनाते हैं। तो ये आपके नॉन मेटलाइट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी मेटलॉइड्स होते हैं। या फिर इनमें से कोई एलिमेंट ही पूछ देगा, कोई एक एलिमेंट का नाम बताओ जो इस जिगजैग लाइन में हो, आप कोई ऑप्शंस में से इनमें से कोई एक दे देगा। तो टोटल 7 आपके उपधातु होते हैं, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता, 1 × 2 हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास, 2 एटम है हाइड्रोजन के, यहाँ पर एक ही एटम है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16 और 2 मिलाकर के 18 यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी आपको एक रिएक्शन दिया गया है और ये स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन गलत है, हमको रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। अब इसमें देखिए आपको ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पूछा गया है। इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेड 2PbO लेड ऑक्साइड है,
प्लस कार्बन है और ये बना रहा है आपका लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसके साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ से लेड ऑक्साइड से रिमूव हो गया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है रिडक्शन। ये मैंने आपको बताया था, पहले डिटेल में बताया हुआ है। और वहीं पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए कार्बन यहाँ पर अकेला था और ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो ये सिंपली आपका हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन ये आपका डेफिनेशन उतना ठीक नहीं है, ये तो बस देखने के लिए कि आप देखते देखते टिक कर दो। जो मेन आपका डेफिनेशन हो गया वो ऑक्सीडेशन स्टेट देख करके होता है, या फिर आप यहाँ पर देखते हो कि किसके साथ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है किसका, और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, राइट। बट यहाँ पर सिंपली हमको दिख रहा है कि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन ऑक्सीडाइज ये आपका सही है, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो डी भी हमारा सही है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड नहीं लेड ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से ये आपका गलत है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ए और बी हमारा गलत था, यही हमको चूज करना था, तो आप देख लो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी ये गलत है, राइट। और अगर आपसे पूछे कुछ और आपको देखना हो तो हाइड्रोजन के साथ भी आप देखा करो, यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऐड होने से ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया था, लेकिन हाइड्रोजन के केस में उल्टा है। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका रिडक्शन होता है, ठीक उल्टा। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो ये आप ध्यान देना। आगे है कि डैश एलिमेंट इज प्रेजेंटेड बाय द गिवन सिंबल, यानी एक सिंबल आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है किसका सिंबल है, कौन से एलिमेंट का सिंबल है। तो जब ये पीरियोडिक टेबल बना था तो इसको सिंबल दिया था डाल्टन ने, वो अपने हिसाब से कुछ सिंबल इन्होंने दिया था, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने सिंबल जब देना शुरू किया तो एक सर्किल का यूज करते थे, उसमें कोई भी अपने मन से एक सिंबल दे दिया कि अगर डॉट मैंने बीच में कर दिया तो हाइड्रोजन हो गया, पूरा अगर मैंने इसको डार्क कर दिया तो ये कार्बन हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये जितने भी सिंबल्स हैं आप एक बार जरूर इसको रीड कर लीजिएगा पीडीएफ में। बट यहाँ पर जो सिंबल पूछा गया था वो मरकरी का था, ठीक है। मरकरी, ये रहा आपका मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, तो मरकरी का सिंबल ये था, मरकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ये सिंबल्स थोड़े ही हैं, आप अगर इनको ध्यान में रख पाओ तो अच्छी बात है। आगे है द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द फ्लूइड। तो buoyant फोर्स मैंने आपको बताया, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पानी में या फिर कोई भी आप फ्लूइड ले लो, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट पार्शियली या फिर पूरी तरीके से डूबा हुआ है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस पानी में इतना डूबा हुआ है पार्शियली, तो इस पानी के द्वारा भी इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। वो जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, अब जब इसको आप पानी में डुबाए होगे तो ये कुछ पानी को डिस्प्लेस किया होगा, इसकी वजह से इसके किनारे किनारे पर वो पानी चला गया होगा, यहाँ से जो पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। अगर मैं मान लो जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका अमाउंट कुछ यहाँ पर मैं बाहर इसको दिखा दूं कि ये अमाउंट है वो पानी का, तो इसका आप मास निकाल लो, साथ ही साथ आप देख लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कितना है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वही तो हमारा होता है mg। तो ये इसका जो मास है अगर आप उसको इस g के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो बराबर होगा फोर्स ना, क्योंकि ये आपका फोर्स ही है, ये जो फोर्स है ये वही फोर्स है जो नीचे से पानी लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, इसी फोर्स को हम कहते हैं buoyant फोर्स, ठीक है। वो कितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है और वो उस पानी के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वही buoyant फोर्स कहलाता है। और इसको हम लोग लिखते हैं buoyant फोर्स को रो, वी और जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर जो रो है ना वो इस फ्लूइड का या फिर इस लिक्विड का डेंसिटी है, ठीक है, ये जो रो है। जबकि ये जो वी है वो इस लिक्विड का आयतन नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट का, जितना ये पानी में डूबा हुआ है ना, अगर ये पूरा डूबा होता तो पूरे का, आधा डूबा हुआ है तो आधे का, जितना भी ये डूबा हुआ है उसका ये वॉल्यूम है, आयतन है। और ये जी आपका हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर किस पे ये डिपेंड कर रहा है buoyant फोर्स, आप देख सकते हो कि ये एक तो लिक्विड के डेंसिटी पर और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। तो हमको तो इस फ्लूइड का पूछा है, यानी कि ये जो आपका पानी भरा है इसके किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें गलत कर सकते थे क्योंकि आपको तो लगेगा कि वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, ना कि फ्लूइड के, ना कि इस लिक्विड के, राइट। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन, इट्स मास इज 100 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन निकालना है, F = ma होता है, सबको पता है, तो ये तो आसान हो गया बिना पेन पेपर उठाए। और वैसे भी ऑप्शन इतना वाहियात दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे। एक्सेलरेशन का आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या आप ऐसा लिख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। What when it draws a current of 4 ampere from the source, what current will heater draw? A potential difference is changed to 120 volt. अब ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये शिफ्ट का कमाल है कि एक ही दिन में 3 शिफ्ट है, तो केवल नंबर्स बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन वही है कि हमको आर निकाल लेना था। ये जो नाइक्रोम वायर है हीटर में लगा है,
अगर इसका आप रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि वोल्टेज हमको दिया हुआ है 60 वोल्ट और करंट दिया हुआ है, तो ओम्स लॉ से इसका हम क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं इस मटेरियल का, है ना। तो अब यही मटेरियल अगर हम इसको रख दें 120 वोल्ट पर तो क्या होगा। अब आपको रेजिस्टेंस पता है तो आई निकालना है हमको, इसका नया वाला आई क्या होगा। तो ये अगेन ओम्स लॉ से V बाई आर, यानी 120 आपको दे दिया गया है कि 120 पे क्या होगा, रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाल लिया 15, तो ये 15 बाटे 120 60 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आगे है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, ये क्या होता है, ये होता है C अपॉन V। यहाँ पर ये जो C है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। ये वैक्यूम में यानी निर्वात में लाइट की चाल है, और आप जानते हो कि स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में अधिक होती है इन कंपेरिजन टू अदर मीडियम। आप किसी भी मीडियम में ले लो, स्पीड की जो लाइट होगी वो इससे ज्यादा नहीं होगी। और ये जो V है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड की लाइट किसी अदर मीडियम में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अदर मीडियम में, आप कोई भी यहाँ पर मीडियम हो सकता है, जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, आइस, ग्लास, डायमंड, बट इनमें वैक्यूम के कंपेरिजन में स्पीड जो होगी लाइट की वो कम होगी। तो आप सोचो न्यूमरेटर अधिक है और डिनोमिनेटर कम है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगी, वो 1 से ज्यादा ही आएगी, कंफर्म है। तो इस वजह से जो म्यू है आपका वो मोर देन 1 होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बार बार पूछे जाते हैं, इवन मैंने देखा कि एग्जैक्ट पूछे गए थे, तो आप एग्जैक्ट ध्यान में रखना कि कितना होता है। एयर का जैसे 1.000, ये 3 जीरो होगा ही होगा, ठीक है, 277, और ये वाटर का 1.33, फिर आइस का 1.31, ग्लास का 1.5 के करीब, और ये जो डायमंड है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम में पूछ चुका है, 2.42 या फिर 2.417, ये आप ध्यान में रखना। आगे है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज। तो डिस्प्लेसमेंट ये ds बाई dt, यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या कहलाता है, सिंपली वेलोसिटी। वैसे भी अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका यूनिट मीटर होता है और डिस्टेंस का भी मीटर होता है। ये हो गया आपका मीटर, और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, सबको पता है। तो मीटर पर सेकंड ये स्पीड को ही आपको दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा, V हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर फॉल्स अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिले थे, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट अलग अलग दिए गए हैं। इस बार दिया गया है कि ऑक्सीजन गैस में स्पीड ऑफ साउंड इज 316 किलोमीटर पर सेकेंड। पहली बात तो किलोमीटर एक ही सेकंड में, ये गलत आपका हो गया, तो वैसे ये गलत हो गया। हालांकि जो ऑक्सीजन गैस में साउंड की स्पीड होती है वो 316 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पर आपका जो यूनिट दिखाया गया है वो किलोमीटर पर सेकंड में, यही आपका गलत हो गया। ऐसे ही वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है आपका, उसमें साउंड की जो स्पीड होती है वो 1498 मीटर पर सेकंड होती है, ये सही बात है, लेकिन अगेन यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड दिया गया है, तो ये आपका गलत हो गया। अब जल्दबाजी में पता चला, आपने याद करके गया है कि 316 और 1498 ही सही है, और आपने टिक कर दिया कि दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर यूनिट ही गलत था। सो नाइदर ए नॉर बी इज ट्रू। आगे है द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम्स इज नोन एज। तो एनर्जी जो ऑब्टेन होती है एटम से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा परमाणु ऊर्जा ही कहलाएगी। और आपको पता है इससे आपका क्या हो सकता है, एक तो न्यूक्लियर फिजन हो सकता है ना, और एक आपका फ्यूजन हो सकता है। इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूजन और फिजन अगर ये कंट्रोल्ड है, ठीक है, अगर ये कंट्रोल्ड है तब तो ठीक है, इससे आप आराम से बिजली पैदा कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया ना, अनकंट्रोल्ड, तो फिर ये तबाही मचाएगा। जैसे फिजन से आपका, न्यूक्लियर फिजन से आपका एटम बम बनता है ना, और फ्यूजन से आपका हाइड्रोजन बम बनता है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, लेकिन तब जब ये अनकंट्रोल्ड रहेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 1 किलोवाट इज इक्वल टू, सबको पता है, 1000 वाट। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 750 वाट इज यूज्ड फॉर 8 hours पर डे, देन एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 day बाय द आयरन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग काफी कर चुके हैं, यानी यहाँ पर हमको किलोवाट आवर निकालना है। ये वाट आपको दिया हुआ है, कितना घंटा हमको दिया हुआ है, 8 hours। तो 8 hours का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका किस में हो गया, वाट आवर में, लेकिन हमको आंसर चाहिए किलोवाट आवर में। तो आप 1000 से अगर डिवाइड करते हो तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पर कितना आएगा, ये ऐसे कट गया, और 8 पंजे 40, 8 7 56 4 60, और नीचे 100 है, तो ये 2 जीरो को और काट देगा। 6 किलोवाट आवर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 6 यूनिट। सो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे है सौर सेल किसका बना होता है, सोलर सेल इज मेड अप ऑफ। तो ये बना होता है सिंपली सिलिकॉन का। सिलिकॉन ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में एक उपधातु है, ये मेटलॉइड्स है, साथ ही साथ ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है, इस वजह से इसका यूज हम लोग सौर सेल में करते हैं। सो सिलिकॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 5 ओम प्रतिरोध यानी 5 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। ये 5 ओम वाला प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध वाला जो तार है वो स्वयं पर दोहराया जाता है। यानी इसका मतलब है, कह रहा है कि कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये कह रहा है कि एक ऐसे आपका वायर है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। अब ये इसी अपने ही पर एक दोहराया जाता है, ऐसा कह रहा है कुछ कि इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, इसी पर इसको दोहरा देते हैं, ठीक है, डबल कर देते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ये वाली कंडीशन नहीं है कि आपका एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है और मैंने एक दोहरा दिया 5 ओम का और रेजिस्टेंस तो पैरेलल में हो गया, आप निकाल लो तो ये आ जाएगा 2.5 ओम। वैसे भी 2.5 ओम कहीं दिया नहीं गया है ऑप्शन में, बट ये एक ही वायर पर एक और वायर रख करके इसको बनाया जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस जो एक वायर है उसका 5 ओम है, तो अब दोनों का मिला करके बताना है। अब आपको पता है कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। अब यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ वो आप देखो कितना है, इसकी जो लेंथ है वो तो वही है, लेंथ में तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है, बट जो यहाँ पर और यहाँ पर इसने कुछ बोला है क्या कि 5 ओम प्रतिरोध वाला तार स्वयं पर दोहराया जाता है। और यहाँ पर जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही पर इसको डबल कर दिया गया है। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई, ये डबल हो जाएगा है कि नहीं इतना। तो ये जो आपका आंसर जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.5, जो पहले रो एल बाई ए था। हालांकि यहाँ पर 0.5 कहीं पर ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो नया वाला का गणना करना है हमको। हाँ, तो ये आपका 5 हो गया और 5 का जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 बचे 25 और ये आपका 2.5 ही आता, बट यहाँ पर ऐसा दिया नहीं गया है। यहाँ पर आई थिंक जो यहाँ पर लिखा गया है ना इंग्लिश में कि 5 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, यानी इस 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसी को कट किया गया है, इसी को कट करके इसको डबल कर दिया गया है। यानी ऐसे अगर आपका वायर था पहले, ठीक है, ये इस क्रॉस सेक्शन का, तो इसको बीच से ऐसे मोड़ा गया या काटा गया और इसको वापस इसी पर रख दिया गया, यानी ये छोटा हो गया है, ठीक है, ये छोटा हो गया है। तो यहाँ पर ये सिंपली ऐसे बन गया। अब इसकी लेंथ जो है वो हाफ हो चुकी है, ठीक है, जो एल थी वो L/2 हो चुकी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दुगना हो चुका है। तब जो आपका R होगा वो कितना आएगा, न्यू न्यू यानी नया वाला, वो आपका हो जाएगा रो, और ये हाफ हो गया, ये L हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया, यानी ये हाफ और ये 2 टाइम्स, टोटल मिलाकर के आपका कितना हो जाएगा 1/4 रो L/A। तो 1/4 का क्या मतलब होता है 0.25 इंटू पहले कितना था 5, यानी ये रो L/A ही तो हमारा 5 था पहले, तो 5 बचे 25, 5 दूनी के 10, 2 12 और 1.25। तो आई थिंक पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। आप ये जो लैंग्वेज लिखा गया है इसको ध्यान दीजिएगा, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने ये सही किया है या नहीं, बट मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए। ये बोला है कि ये कट करके इसके ऊपर लगा दिया गया है, ठीक है, इसी को खुद कोई दूसरा नहीं लाया गया है। सो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द सिंबल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 लेटर। अब एक लेटर का कौन सा इसमें से एलिमेंट है, तो वो आपको दिख रहा है कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कॉपर, सब के सब तो 2-2 लेटर हैं। इतना आसान सवाल कौन पूछता है, तो कार्बन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है टूथ डीके स्टार्ट्स फ्रॉम द पीएच ऑफ द माउथ एज, यानी दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये जब थोड़ा एसिडिक हो जाता है, मोर देन नहीं, लेस देन 5.5, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब लेस देन 5.5 होता है तब आपके दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, राइट। आगे है हमारी अस्थियां किस प्रकार के ऊतक हैं, यानी व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर आवर बोन्स। तो ये आपकी होती हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो हड्डियां होती हैं वो भी एक संयोजी ऊतक है, और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। आगे है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम यानी कम भीड़ भाड़ से अगर कोई लाइट आ रही है और ज्यादा भीड़ भाड़ उसको दिखता है, ठीक है, ज्यादा ट्रैफिक दिखती है, तो एक तो अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर दूं, ठीक है, ये नॉर्मल है आपका यहाँ से, तो एक तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, साथ ही साथ इतनी भीड़ देखेगी वो कि नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो आप देख लो यहाँ पर स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी, भीड़ में आने की वजह से, काफी ट्रैफिक में आने की वजह से कम हो जाएगी, तो स्पीड डाउन देन अप, नहीं स्पीड रिमेन्स कहाँ गया, स्पीड डाउन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीड इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम लोग काफी बार देख चुके हैं, जैसे आपका ये ग्लास है और ये एयर है, तो सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया, ये आप लिख लो एयर लिख लो और ये आप ग्लास कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये आपका रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में आकर के लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। आगे है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। तो किसमें 32 एलिमेंट्स हैं,
अब देखिए आपका होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, यानी ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो छठे और सातवें पीरियड में 32 होंगे, बट हमको तो केवल छठे तक दिया गया है, तो ये 6, पीरियड नंबर 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठे पीरियड में आपका 32 एलिमेंट्स होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम होता है वहां तक तो 2 होता है, लेकिन फिर जैसे ही हम आते हैं नियॉन में तो ये 10 हो जाता है, यानी कि 2 के बाद हम 8 आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो 2, 8, 8 2 बार, 18 2 बार, 32 2 बार, तो ये छठे पीरियड का है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वुड पजेस पोटेंशियल एनर्जी, निम्नलिखित में से किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है। तो अब तक तो आपको ये पता चल गया है कि कोई भी ऐसी चीज जो या तो हाइट पर ऐसे टंगी हो और वो नीचे आना चाहती हो, जैसे बांध में रुका पानी, या फिर कोई चीज ऐसा जिसको आपने खींच रखा हो, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर आपने इसको दबा रखा है ये ऊपर जाना चाहता है, या फिर आपने इसको बहुत ज्यादा खींच दिया है और ये नीचे आना चाहता है, तो ऐसी हर एक वस्तु में जो एनर्जी को स्टोर कर लेती है। जैसे यहाँ पर आप देखो, राइज्ड हैमर, आपने हथौड़े को, ये हथौड़ा हो गया ना, हथौड़े आप नीचे जमीन पर रखा है, जब आप इसको ऐसे उठा करके ऊपर ले जा रहे हो हवा में इस हथौड़े को, तो आपने इसमें एनर्जी स्टोर कर दी। अब ये हथौड़ा नीचे आएगा, तो जब तक इसमें एनर्जी स्टोर है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहती हवा में काइनेटिक एनर्जी है, गिरता हुआ पत्थर जब गिर रहा है तो इसमें, हालांकि इनमें पोटेंशियल एनर्जी भी है बट काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है इसमें। ठीक है, और चलती हुई गोली, इनमें काइनेटिक एनर्जी है। जो भी चीज मोशन में ऑलरेडी आ चुकी है अब उसमें काइनेटिक एनर्जी आने लगी है, और जो हाइट पर जाकर के रुकी हुई है या फिर आपने उसमें उसको उठा करके उसमें एनर्जी स्टोर कर दी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। आगे है द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स डैश एलिमेंट्स, दिए गए प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन से एलिमेंट का। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज मैंने आपको बताया कि एक अगर आपका सर्किल है उसमें अगर डॉट बना दिया गया था तो आपने पीछे देखा था ये हाइड्रोजन था। सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप हैज अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल एंड केमिकली इनएक्टिव एलिमेंट, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में पूरी तरह से भरा हुआ संयोजक शेल और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व है। सबको पता है 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना, 18वां जो आवर्त सारणी में आवर्त होता है वो आपका पूरी तरह से इसमें जो वैलेंस सेल होते हैं वो फील्ड होते हैं, और साथ ही साथ ये इनर्ट भी होते हैं, यानी इनएक्टिव एलिमेंट होते हैं। सो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका होता है ना हीलियम, नियॉन, आर्गन, राइट, सब कई बार आप देख चुके हो, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा स्पीड और बढ़ाना होगा ताकि हम लोग जल्दी से इसको पूरा कर पाएं, राइट। वो आप ही के सपोर्ट से होगा और आप लोग हो कि सपोर्ट कर नहीं रहे हो। चलिए कोई बात नहीं है, हमें कंटिन्यूटी लगातार बनाए रखनी है, और आप भी अगर बना सको तो बनाओ, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।